अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज कुछ नया पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ जो उस दिन रिकॉर्डिंग होने से जिसकी रह गई थी अ, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिसके अंदर बेसिकली जो हमने नॉर्मल लॉस का आखिरी ट्रीटमेंट पढ़ा था कि जब इसके साथ कोई ना कोई डिस्पोजल कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। डिस्पोजल कॉस्ट किसको कहते हैं? डिस्पोजल कॉस्ट ये होता है कि आपने जब भी कोई मटेरियल प्रोड्यूस किया जिसमें कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट पैदा हुआ, यानी कि जो लॉस का हम बेसिकली नॉर्मल लॉस ही डिस्कस कर रहे हैं, तो नॉर्मल लॉस हुआ, लेकिन वो नॉर्मल लॉस जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो कोई इस तरह के यूनिट्स थे कि जिनके लिए हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन मौजूद है कि हमने उनको डिस्पोज ऑफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको डिस्पोज कर देते हैं, चाहे वो उसको समंदर के अंदर बहा दिया जाए या उसको किसी और तरीके से जो है किसी केमिकल के जरिए से खत्म किया जाए या किसी केमिकल प्रोसेस से गुजार कर उसका जो असर है उसको खत्म किया जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पोजल का प्रोसेस, यानी कि उसको हमने खत्म करना है। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो इनकर होती है, जिसको हम डिस्पोजल कॉस्ट कहते हैं। और मैंने अपने आखिरी लेक्चर के अंदर जो हमारा हुआ था ये बताया था कि जब भी नॉर्मल लॉस के साथ डिस्पोजल कॉस्ट इन्वॉल्व हो तो हमें कोई ना कोई फायदा इससे क्या होना, जो कि हमें रिकवरी वैल्यू के केस में होता है उल्टा, क्योंकि हमें इसके ऊपर मजीद कॉस्ट लगाकर इसको जो है वो जाया करना पड़ रहा है या इसको तलफ करना पड़ रहा है। इस वजह से ये हमारी जो टोटल प्रोसेस कॉस्ट होती है, ये डिस्पोजल कॉस्ट उसको बढ़ा देता है। ठीक है। तो जब भी हमारे पास नॉर्मल लॉस के केस में डिस्पोजल कॉस्ट इन्वॉल्व होगी तो हमारे पास जो टोटल प्रोसेस कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा, सॉरी, जो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। एक मिनट। कॉस्ट पर यूनिट, इसमें हमारे पास आ जाता है टोटल प्रोसेस कॉस्ट, यहां पर ऐड हम करेंगे डिस्पोजल वैल्यू, या बल्कि आप इसको कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कहेंगे, वैल्यू नहीं होगा, डिस्पोजल कॉस्ट है ये। इसको हम लिखेंगे डिस्पोजल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड यूनिट्स या एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब आप लोगों को याद होगा जब हमने नॉर्मल लॉस को बेचा था स्क्रैप के अंदर, तो हम टोटल प्रोसेस कॉस्ट में से उस स्क्रैप वैल्यू की वैल्यू माइनस करते थे और उसको डिवाइड करते थे एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट के साथ, क्योंकि उस केस के अंदर जो हमारी टोटल प्रोसेस कॉस्ट होती थी वो रिड्यूस हो रही थी। किस हवाले से? यानी कि जो हमें स्क्रैप इनकम मिल रही थी उस अमाउंट से हमारी टोटल प्रोसेस कॉस्ट हम समझते थे कि वो डिक्रीज हो गई है, लेकिन यहां पर बजाय कि हमारी टोटल प्रोसेस कॉस्ट डिक्रीज हो, ये प्रोसेस कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई है। और इसका इंक्रीज जो है, जो इसका इंक्रीमेंट है, वो भी जब हम अपना प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है। आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास एक वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है जिसको हम प्रोसेस अकाउंट भी कहते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, या हम डायरेक्ट लेबर लिखते हैं, या हम एफओएच लिखते हैं, और यहाँ पर जो हमारे आउटपुट के यूनिट्स जनरेट हुए होते हैं वो लिखते हैं। और अगर कोई नॉर्मल लॉस जनरेट होता है तो यहाँ लिखा जाता है। अगर उसके साथ कोई स्क्रैप वैल्यू एसोसिएटेड है तो यहाँ पर उसकी स्क्रैप वैल्यू लिखी जाती है। और अगर कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं लिखा जाता, बल्कि नॉर्मल लॉस को एज इट इज छोड़ दिया जाता है और सारी की सारी कॉस्ट जो है वो आउटपुट को असाइन कर दी जाती है। ठीक है। लेकिन जब भी डिस्पोजल कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है नॉर्मल लॉस के केस में, तो वो डिस्पोजल कॉस्ट भी हमेशा, यहाँ पर मैं इसको D.C से डिनोट कर रहा हूँ, डेबिट साइड के ऊपर लिखी जाती है। और इस केस के अंदर जो हमारा नॉर्मल लॉस है, चूंकि इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी, लिहाजा यहाँ पर नॉर्मल लॉस को बिल्कुल जो है वो जीरो वैल्यू उसको असाइन की जाएगी इस केस के अंदर। क्योंकि जब आपने एक चीज को ऐसे डिस्पोज ऑफ कर दी है तो उस केस के अंदर जो उसकी नॉर्मल लॉस की वैल्यू है, ऑब्वियसली वो हम उसको, चूंकि इसके हवाले से हमें कोई स्क्रैप इनकम जो है वो जनरेट नहीं हुई,
तो इस वजह से ये जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी नॉर्मल लॉस की, इसको हम 0 शुमार करेंगे। इसके बाद हम आज का अपना जो असल टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, और आज इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉस के बारे में डिस्कशन करनी है। एबनॉर्मल लॉस के हवाले से मैंने कुछ बातें आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी, और उसके बारे में हम लोगों ने ये जाना था कि बेसिकली ये वो अमाउंट ऑफ लॉस है विच इज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस, यानी कि जब नॉर्मल लॉस की अमाउंट से ज्यादा अमाउंट का लॉस हो जाए, इनकर हो जाए, तो ऐसे लॉस को जो है वो हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। और एक क्वांटिटी शेड्यूल बनाकर भी हमने अंडरस्टैंड किया था कि किस तरीके से जो है वो एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन होती है। हम यहाँ पर दोबारा अपनी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि एबनॉर्मल लॉस को हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, और उसके बाद एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे की जाती हैं, हम उसको भी एक नजर दोबारा देख लेंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो यूनिट्स थी इनपुट की, जो हमारे पास इनपुट यूनिट्स थी, यानी कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल इनपुट थी, लेट्स सपोज वो थे हमारे पास 4000 यूनिट, और इसकी जो रुपीस थे लेट्स सपोज वो 3600 रुपीस थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नॉर्मल लॉस की परसेंटेज थी ऑफ इनपुट, वो थी, हम कह देते हैं कि 10% ऑफ इनपुट। आ रही बात समझ में? और हमारे पास इस हवाले से जो एक्सपेक्टेड आउटपुट जनरेट होनी थी, यानी कि नॉर्मल लॉस के साथ जो हमें तवक्को थी कि हमारी आउटपुट जनरेट होगी, वो कितनी बनी? ऑब्वियसली 90% ऑफ इनपुट, क्योंकि 10% तो उसके अंदर नॉर्मल लॉस की परसेंटेज है। तो 4000 का जो 90% आता है वो आता है 3600 यूनिट्स, क्योंकि 4000 का 10% 4% होता है। तो जब 4000 में से हम 400 माइनस कर देंगे तो जो बकाया यूनिट्स हमारे पास बच जाते हैं वो है 3600 यूनिट्स। यहां तक बात क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया, सही है। अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो बेसिकली एक्चुअल आउटपुट जनरेट हुई, जो एक्चुअल आउटपुट जनरेट होती है वो हमने देखा कि हमारे पास है 3000 यूनिट्स। तो अब ये जो एक्सपेक्टेड आउटपुट और ये जो एक्चुअल आउटपुट है, इसका जो डिफरेंस है, दिस इज बेसिकली अवर एबनॉर्मल लॉस। दिस इज एबनॉर्मल लॉस। यह हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी 3600 यूनिट्स, जबकि एक्चुअल आउटपुट हमारे पास जब हमने देखा हमारे प्रोसेस में से तो वो रिजल्ट हुई 3000 की। तो हमारे पास 600 यूनिट्स जो है वो एबनॉर्मल लॉस के जनरेट हुए। यहाँ पर किसी किस्म की कोई परेशानी, किसी किस्म का कोई मसला किसी को भी नहीं? आगे चला? ठीक हो गया जी। अब हम बनाते हैं अपना प्रोसेस अकाउंट, और इसके अंदर हम लोग मुकाबला करते हैं। मुकाबले से मेरी मुराद ये है कि हम कंपेयर करते हैं कि एबनॉर्मल लॉस के और नॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो यहां हमने अपना एक प्रोसेस अकाउंट बना लिया, ठीक हो गया, और यहां पर हमने ऊपर लिख दिया इसके प्रोसेस 1 लिख दें या प्रोसेस ए लिख दें, जो भी लिख दें। यहां पर हमने इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल डाला था, कितने यूनिट्स? 4000 यूनिट्स। और यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि ये यूनिट्स का कॉलम है और ये अमाउंट का कॉलम है रुपीस का। इसी तरह यहाँ पर भी क्रेडिट साइड के ऊपर ये यूनिट्स का कॉलम है और ये अमाउंट का कॉलम है रुपीस का। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। यहाँ डायरेक्ट मटेरियल हमने 4000 यूनिट्स इनपुट के डाले थे और इसकी प्राइस मैंने लिखी थी 3600 रुपीस। बात आ रही समझ में? और ये जो हमारे पास इसका डायरेक्ट लेबर है वो हमने अज्यूम किया कि हमारे पास 400 रुपीज है, और जो इसके फैक्ट्री ओवरहेड्स जो इसके अंदर एब्जॉर्ब हुए हैं वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 500 रुपीज है। आ रही बात समझ में? इसके अंदर जो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स मैं N.L से डिनोट कर रहा हूं, हमारे पास कितने यूनिट्स थे नॉर्मल लॉस के? ये देखें,
हमारा अज्यूम हमने ये किया था कि नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है, यानी कि 10% ऑफ 4000 कितना होता है, 400 रुपीज। तो हमारे पास जो यूनिट्स है नॉर्मल लॉस के वो 400 हैं, और एबनॉर्मल लॉस के हमारे पास कितने यूनिट्स है, इसको मैं E.L कर देता हूं, 600 यूनिट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल यूनिट्स थे 4000, जिसमें से हमारे पास जो गुड आउटपुट है, जिसको मैं यहां पर एक्चुअल आउटपुट लिख देता हूं, एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स बने, इसमें से आप माइनस कर दें 3000 में से 400 भी माइनस कर दिया और 600 माइनस कर दिया, तो टोटल 3000 यूनिट्स जो है हमारे पास गुड आउटपुट के जनरेट हुए। ठीक है, ये टोटल 4000 हो गया। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं, वो ये है कि एबनॉर्मल लॉस के केस के अंदर तो हम लोगों ने ये बात देखी थी नॉर्मल लॉस के केस में कि नॉर्मल लॉस को किसी किस्म की भी कोई कॉस्ट असाइन नहीं की जाती अनलेस एंड अनटिल ये कि कोई डिस्पोजल कॉस्ट उसके हवाले से मौजूद ना हो, यानी कि कोई ऐसी कॉस्ट हमने इनकर ना की हो कि उस नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को हमने जाया करना है या कहीं तलफ करना है। और दूसरे सिलसिले में मैंने ये बात बताई थी कि नॉर्मल लॉस को जब भी हम क्रेडिट साइड के ऊपर प्रोसेस अकाउंट में लिखते हैं तो उसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कोई ना कोई वैल्यू जो है वो लिखी जाएगी अगर हमारे पास उस नॉर्मल लॉस एसोसिएटेड कोई स्क्रैप इनकम मौजूद होगी। अब इस केस के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास किसी किस्म की भी कोई स्क्रैप इनकम नहीं है, लिहाजा नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट हम कोई भी अमाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वो नॉर्मल लॉस था जो हमें ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि ये हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इनकर होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब नॉर्मल लॉस के हवाले से बात मुख्तलिफ है। अपने पिछले लेक्चर के अंदर मैंने एक बात आप लोगों के सामने अर्ज की थी कि हम लोग नॉर्मल एक असम्पशन लेते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जितने भी लॉसेस अकर होंगे वो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस अकर होंगे। अब क्योंकि एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जिसकी हमें तवक्को नहीं थी, लेकिन ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस वो अकर हो गया, तो बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम गुड यूनिट्स ऑफ आउटपुट को जो प्रोसेस कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं प्रोसेस अकाउंट से, हमारे इस केस के अंदर जो 4000 रुपीज के लगभग प्रोसेस कॉस्ट आ रही है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द गुड यूनिट्स ऑफ आउटपुट। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस होते हैं हम उनको भी कॉस्ट असाइन करते हैं, और कॉस्ट की कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम नॉर्मल लॉस के केस में करते थे। और वो किस तरीके से? वो ऐसे, हमारे पास जो फॉर्मूला था कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोसेस कॉस्ट, जिसको मैं यहां टीपीसी लिख रहा हूं, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स। अब यहां पर हमारे पास जो टोटल प्रोसेस कॉस्ट है इसको आप कैलकुलेट करें, 3600 प्लस 400 हो जाता है 4000, और 4000 के अंदर जब आप 500 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 4500। ये हमारे पास टोटल जो प्रोसेस कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 4500। इस केस में हमारे पास स्क्रैप वैल्यू 0 है, और जो एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट थे हमारे, एक्सपेक्टेड यूनिट ऑफ आउटपुट कितने थे हमारे पास, ये मैं पिछला पेज यहां पर दोबारा शेयर कर देता हूं। जो 3600 के जो यूनिट्स हैं ये हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी, यानी कि नॉर्मल लॉस को नेट करके देखिए हमारी जो इनपुट थी वो 4000 यूनिट्स थी, उसमें से हमने 10% नॉर्मल लॉस को जो है वो अकाउंट फॉर कर लिया। जो हमारी एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट थी, अगर अब नॉर्मल लॉस अकर ना होता तो 90% ऑफ इनपुट थी, यानी कि 3600 यूनिट्स। लिहाजा हम 3600 यूनिट से इसको डिवाइड कर देते हैं, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। ये हमने 4500 को डिवाइड कर दिया 3600 से, हमारे पास आंसर आता है 1.25 रुपीज पर यूनिट। आ रही बात समझ में? ये जो कैलकुलेशन मैंने सारी लिखी है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को याद दिलाना था कि हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, और फॉर्मूला हमने यही इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब बेसिकली आपको पता है कि मैंने यहां पर ना तो एबनॉर्मल लॉस को फिलहाल कोई कॉस्ट असाइन की, नॉर्मल लॉस को तो हमने करनी नहीं है, ना मैंने एक्चुअल आउटपुट के सामने कोई कॉस्ट जो है वो असाइन की।
अब हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि रुपीज 1.25 जो पर यूनिट कॉस्ट है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3000 को 1.25 के साथ, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल आउटपुट की क्या प्राइस आई है। तो यहां पर हम इसको जो है वो फाइंड आउट करते हैं। रुपीज 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, तो हमारे पास 3750 जो है ये कॉस्ट आ रही है हमारे गुड यूनिट्स ऑफ आउटपुट की। 3750 यही आ रही है ना अमाउंट। और जब हम 600 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 से, तो ये हमारे पास जो अमाउंट इसकी आ रही है वो है 750। बात आप लोग समझे हैं कि मैंने क्या किया? पहले मैंने फॉर्मूले की मदद से प्राइस पर यूनिट जो है, जो कॉस्ट पर यूनिट आ रही है, मैंने वो फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास आ रही है रुपीज 1.25 पर यूनिट। ये बेसिकली क्या है? ये पर यूनिट कॉस्ट है। बात सुनने पहले, ये है वो रुपीज 1.25 जो है ये पर यूनिट कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट के ये बेसिकली ये एबनॉर्मल लॉस के यूनिट की भी यही कॉस्ट है पर यूनिट, और जो एक्चुअल आउटपुट हमारे पास आई है ये पर यूनिट उसकी भी कॉस्ट है। हमारे पास 3000 यूनिट्स जो है वो एक्चुअल आउटपुट के आए हैं। तो एक्चुअल आउटपुट की टोटल कॉस्ट जब हमने फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या किया, 3000 जो एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स हैं उनको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया आंसर 3750। बात आई समझ में? इसी तरह जब हमने एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 600 चूंकि टोटल एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स हैं और कॉस्ट पर यूनिट 1.25 है, तो जब हम 600 को 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 750 आंसर आता है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, अभी हम ऐड करके देख भी लेते हैं, 3750 प्लस 750, ये हमारे पास टोटल जो है कॉस्ट 4500 जो है ये वापस आ गई, जो कि हमारे पास टोटल कॉस्ट हमने यहाँ पर प्रोसेस में कैलकुलेट की थी। और हमारा जो प्रोसेस अकाउंट है बेसिकली ये भी कंप्लीट हो गया और बैलेंस हो गया। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी? मतलब ये जो कॉस्ट पर यूनिट जो हमने निकाला है जी, ये तो कॉस्ट पर यूनिट हम मतलब ये तो वो फॉर्मूला है ना, मतलब जब हम नॉर्मल लॉस का निकालते थे, नॉर्मल लॉस इज सोल्ड इन स्क्रैप। जी, हाँ जी, तो उस वाले फॉर्मूले को क्यों यूज किया इधर? बेसिकली फॉर्मूला यही होता है। बात आ रही समझ में? पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला यही होता है, यही यूज किया जाता है और आगे जाके भी आप लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। बात आ रही है समझ में? ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉस की हद तक नहीं था, ये बेसिकली वो फॉर्मूला था कि जो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है जो प्रोसेस कॉस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी चेंज जरूर आती है कि अगर स्क्रैप वैल्यू की जगह पर डिस्पोजल कॉस्ट है तो हम यहाँ पर इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बजाय इसके अंदर डिस्पोजल कॉस्ट जो है वो ऐड कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट के अंदर बताया। ये देखें, बात आ रही है समझ में? ये डिस्पोजल कॉस्ट के केस के अंदर ये फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाता है, वरना आम हालात के अंदर ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल वैसे ही रहता है जिस तरीके से हमने यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया। बात आ रही है समझ में या इसके अंदर मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए? ठीक है, ठीक हो गया जी, ठीक है। और कोई बात? ईमान आपने कुछ पूछना हो? चले आगे चलते हैं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सबको जो है समझ आ गई है। चलें ठीक है, यहाँ पर जो है हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने पहले नॉर्मल लॉस के हवाले से पढ़ा था, यहाँ पर भी हम दो केसेस जो है इसके डिस्कस करेंगे। एक केस तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वो ये है कि जब हमारे पास स्क्रैप वैल्यू की जो है सॉरी जो हमारे पास लॉस है, चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल, उसकी स्क्रैप वैल्यू हमारे पास 0 हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास स्क्रैप वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि जो हमारे पास गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं एज अ लॉस, हम उसको सेल आउट कर सकते हैं स्क्रैप में, और ऑब्वियसली उससे हमारे पास क्या होगा, जो टोटल प्रोसेस कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है और वो ये है कि यहाँ पर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट्स में फर्क है। सबसे पहला फर्क तो आप लोगों को साफ पता चल गया
कि नॉर्मल लॉस के अंदर हम लोग कॉस्ट जो है वो असाइन नहीं करते। ये बात आप लोगों को पहले भी पता थी, आज दोबारा से आप लोगों को क्लियर हो गई। और एबनॉर्मल लॉस को हम बिल्कुल वैसे ही कॉस्ट चार्ज करते हैं जैसे अपने गुड यूनिट्स ऑफ आउटपुट को कॉस्ट चार्ज करते हैं। यहां तक बात हमें क्लियर है। अब स्क्रैप वैल्यू भी अगर शामिल हो लॉस की, अगर स्क्रैप वैल्यू भी हमें गिवन हो, लेट्स सपोज ₹2.9 पर लीटर या पर केजी जो है वो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू है, यानी कि हर यूनिट ऑफ लॉस को हम 2.9 रुपीस का बेच सकते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हमारी अकाउंटेड ट्रीटमेंट यहां पर एबनॉर्मल लॉस के केस के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहां पर हम अपनी एग्जांपल को जो है नए सिरे से समझते हैं। हमारे पास वही सारा डाटा है, मैं यहां पर कॉपी पेस्ट कर देता हूं। जो हमारे पास बेसिकली इनपुट थी हमारे पास 4000 केजीज कह लें आप, ठीक है, और जो नॉर्मल लॉस था वो 400 केजीज था, और एबनॉर्मल लॉस जो हमने अपनी पिछली एग्जांपल के अंदर कैलकुलेट किया वो बेसिकली 600 केजीज था। आ रही बात समझ में? इसकी कॉस्ट जो थी वो कितनी थी, इसकी कॉस्ट थी ₹3600। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को फिलहाल हम लोग जो है वो नहीं डिस्कस करते। ठीक है, और जो हमारे पास टोटल यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये यहां पर गुड यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूं। गुड यूनिट्स यानी कि वो यूनिट्स जो लॉस से खाली हैं। तो 4000 में से जब आप 400 माइनस कर दें और 600 माइनस कर दें तो टोटल जो है 3000 केजीज जो है वो आपका गुड आउटपुट है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास जो स्क्रैप वैल्यू है, अभी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया, हम यहां पर एक चीज का और इजाफा कर देते हैं, वो ये है कि बेसिकली जो लॉस की स्क्रैप वैल्यू है वो है ₹2.9 पर केजी, यानी हर केजी जो स्क्रैप के अंदर आपका प्रोड्यूस हुआ है आप उसको 2.9 रुपीस का सेल कर सकते हैं। अब हमने इस डाटा की मदद से अपने प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूं कि यहां पर हम लोग 3 अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रोसेस अकाउंट बनाना है, वो तो बनाना ही होता है, वो आप लोगों को बनाना आता भी है, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस के केस में किस तरह से बनाना है वो भी हम सीख लेंगे। दूसरा, यहाँ पर आपने एक एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाना है, और उसका मकसद ये है कि आप लोगों को जो उसकी डबल एंट्री पास होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। और तीसरे, यहाँ पर आपने स्क्रैप अकाउंट बनाना है जिसको हम कभी कभार नॉर्मल लॉस अकाउंट भी कह देते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमने एक स्क्रैप अकाउंट बनाना है। स्क्रैप अकाउंट बेसिकली ये यूनिट अकाउंट होता है, स्क्रैप यूनिट्स अकाउंट। इसको आप एसेट नेचर भी कह सकते हैं। जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को डबल एंट्री बताई थी वो स्क्रैप इनकम के हवाले से बताई थी, वो एक इनकम नेचर का अकाउंट था, और वो भी बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो डबल एंट्री सीखी थी कि किस तरीके से स्क्रैप इनकम की वजह से हमारी टोटल प्रोसेस कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। यहां पर जो हम अकाउंट बनाएंगे आप इसकी नेचर को एसेट नेचर समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस होता है, या हमारे पास जो फिनिश गुड्स होते हैं, या जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, ये तीनों इन्वेंट्री की अकसाम होती हैं, और इन्वेंट्री हमारा एसेट होती है। अब अगर हमारे रॉ मटेरियल में से या हमारे वर्क इन प्रोसेस में से या हमें फिनिश गुड्स की यूनिट में से कुछ यूनिट्स का लॉस हो जाए तो बाहर सूरत वो लॉस की यूनिट्स भी हमारी इन्वेंट्री ही का हिस्सा है, यानी कि हमारा एसेट है। अब अगर हम अपनी किसी भी अकाउंटिंग एंट्री के जरिए से अपनी नॉर्मल इन्वेंट्री में से लॉस की यूनिट्स को एक स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दें तो बहरहाल वो इन्वेंट्री ही रहेगी, लेकिन वो इन्वेंट्री स्क्रैप इन्वेंट्री कहलाएगी। अब चूंकि इन्वेंट्री हमारा एसेट होती है, लिहाजा स्क्रैप यूनिट्स या स्क्रैप इन्वेंट्री भी हमारा एसेट अकाउंट ही होगा। ये जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो जाएगी। अब यहां पर चूंकि हमारे पास स्क्रैप वैल्यू गिवन है, ये देखें ₹2.9 केजी की स्क्रैप वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास जो पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा, बल्कि चेंज नहीं होगा,
बिल्कुल वैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू गिवन है ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये चेंज तब होता फॉर्मूला अगर हमारे पास स्क्रैप वैल्यू के बजाय डिस्पोजल कॉस्ट होती है। आई एम सॉरी, मैं गलत बोल गया था। यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू हमारे पास गिवन है, इस वजह से फॉर्मूला हमारा एज इट इज जो है वो सेम रहेगा। फॉर्मूला हमने हमेशा पर यूनिट कॉस्ट के लिए यही वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब अगले पेज पर चल के हम अपना अकाउंट जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रोसेस अकाउंट है। ठीक है जनाब, ये प्रोसेस अकाउंट, ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये हमारे यूनिट्स का कॉलम है, ये रुपीस का कॉलम है। इसी तरह ये भी पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये यूनिट्स का कॉलम है, और ये जो है रुपीस का कॉलम है। ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। यहां से बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। अब हमें पता है कि हमने डायरेक्ट मटेरियल जो है वो अपने पिछली एग्जांपल से 4000 यूनिट्स ऐड किया, जिसकी कॉस्ट थी 3600 रुपीज। और जो हमारे पास डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर के यूनिट कुछ भी नहीं होते, और इसकी कॉस्ट हमने अज्यूम की कि 400 रुपीज है। और जो FOH एब्जॉर्ब हुए हैं उसके भी यूनिट्स ऑब्वियसली नहीं होंगे, और हम अज्यूम करते हैं कि उसकी कॉस्ट जो है वो 500 रुपीज है। इस हवाले से जो हमारे पास टोटल एक फिगर आया कॉस्ट का, वो आ जाता है 4500 रुपीज। ये आप इन सबको ऐड कर लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि 4500 रुपीज बनता है। अब मैंने आपको एग्जांपल में ये कहा था कि हमारे पास नॉर्मल लॉस के 400 केजीज हैं और एबनॉर्मल लॉस के 600 केजीज हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर नॉर्मल लॉस लिखते हैं N.L 400 केजीज, और यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस लिख लेते हैं A.L, ये 600 केजीज। और यहाँ पर जो हमारी आउटपुट है उसके यूनिट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3000। ठीक हो गया। अब नॉर्मल लॉस के आगे तो हमें पता है कि हमने क्या लिखना है। यहां पर हमने क्या कर लेना है, 400 यूनिट्स है ना नॉर्मल लॉस के, 400 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.9 से। और 0.9 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेसिकली ये 2.9 जो है, सॉरी मैंने 0.9 यहां पर लिख दिया, ये 2.9 है। ये जो 2.9 रुपीज है ये बेसिकली आपकी स्क्रैप वैल्यू है। और नॉर्मल लॉस की वैल्यू के अंदर हम हमेशा यहां पर उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो लिखते हैं। ये देखें, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है। अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या आता है। 1160। हाँ 1160, 2.9 1160 जो है इसका आंसर आ रहा है। हम यहाँ पर 1160 लिख लेते हैं, ठीक है। अब पर यूनिट कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास है पर यूनिट कॉस्ट। अब मुझे बताएं टोटल प्रोसेस कॉस्ट कितनी है, 4500। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ये जो फॉर्मूला है ना, यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप वैल्यू लिखा हुआ है, इसको आप लिख लें स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल लॉस के स्क्रैप वैल्यू की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, कितनी है 1160। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाँ 1160। और जो हमारे पास एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट थे वो कितने थे, एक्सपेक्टेड यूनिट ऑफ आउटपुट हमारे पास थे यहाँ पर हमने नहीं 3000 तो एक्चुअल आउटपुट है ना। 4000 में से जब हम 400 माइनस करेंगे तो 3600 जो है वो, हाँ 3600। हाँ तो यहाँ पर 3600 हमने लिख लिया। अब आप मुझे फाइंड आउट करके बताएं इसकी वैल्यू 0.92। ये कितने इसका आ रहा है, कितने डिजिट्स पे आंसर आ रहा है डेसिमल,
0.92। बस इतना ही आंसर आ रहा है, ये रिकरिंग फिगर है, मतलब 2 के आगे और भी कुछ है? 7 ये 7 हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी इस तरह डेसिमल फिगर आती है ना, आप लोग 4 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर लेकर जाया करें, इससे आंसर की एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है। तो 0 पॉइंट क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है 0.92, 777 और आगे 8 है। 0.9278 कर देते हैं हम। 8। ठीक हो गया, ये हमारा पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। अब आप लोग A.L जो है ना, इसको 600 मल्टीप्लाई बाय 0.9278 करें तो एबनॉर्मल लॉस की आपके पास प्राइस आ जाएगी। ये करें जरा, 600 मल्टीप्लाई बाय 0.9278। 556.68। इसको हम 557 कर देते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं। इसको हमने 557 कर दिया। अब एक्चुअल आउटपुट की प्राइस जो है 3000 मल्टीप्लाई करता है 0.9278 से, ये हमारे पास तकरीबन 2783 इसका आंसर आ रहा है 27,834 जी, 2783। अब आप इस सबको ऐड करें तो इसका आंसर तकरीबन 4500 आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क जरूर आए, क्योंकि ये बेसिकली हमने राउंडिंग ऑफ की हुई है ना, तो राउंडिंग ऑफ के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ फर्क जो है वो होता है, लेकिन राउंड अबाउट इसका आंसर 4500 के लगभग आएगा। बात आ गई समझ में? बल्कि हो सकता है एग्जैक्टली 4500 आए। हम करके देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटर है। 1160 प्लस 557 प्लस 2783। जी सर, एग्जैक्टली सेम अमाउंट। एग्जैक्टली सेम अमाउंट। और ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमने यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर लिया। बता रही समझ में? अगर आपकी 0.92 हम लेते तो थोड़ा बहुत आंसर में हमारे फर्क आ जाता, जिससे हमें हो सकता है कि हाँ, हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती। तो जब भी आप लोग डेसिमल के अंदर डील करें तो कोशिश किया करें कि अपना जो आंसर है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप लोग लेकर जाएं। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई? जी आ गया। यहां तक मैं समझता हूँ आज का लेक्चर अपना वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को ये पता चल गया कि एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट किस तरह फाइंड आउट की जाती है, और इसकी जो आउटपुट यूनिट्स हमारे पास होते हैं, गुड यूनिट्स ऑफ आउटपुट, उनकी कॉस्ट किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग देखेंगे कि हम यहाँ पर जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है और स्क्रैप अकाउंट भी बनाना है, उसकी क्या जरूरत होती है। यहां पर मैं आप लोगों को इतनी हिंट जरूर दे देता हूं कि बेसिकली ये जो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट होती है, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हैं टू मेक इट एज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो ये वजूहात होती हैं कि उसकी वजह से हम एबनॉर्मल लॉस का भी अकाउंट बनाते हैं और स्क्रैप अकाउंट भी बनाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अपने अगले लेक्चर के अंदर हम इन डिटेल्स को जो है वो कवर कर लेंगे। और अभी जितना हमने आज पढ़ा है उसमें अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं सर, समझ आ गया। ठीक हो गया। चले इंशाल्लाह ताला फिर अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।